अध्याय 14 रक्षात्मक निवेशक के लिए शेयरों का चयन। अब समय आ गया है कि प्रतिभूति विश्लेषण की तकनीकों के कुछ व्यापक अनुप्रयोगों की ओर मुड़े। जैसा कि हमने पहले ही आमतौर पर उन निवेश नीतियों को वर्णित कर दिया है जो हमारे निवेशकों के दो वर्गों के लिए अनुशंसित हैं। हमारे लिए अब ये स्पष्ट करना तार्किक होगा कि इन नीतियों को लागू करने में प्रतिभूति विश्लेषण की क्या भूमिका है। हमारी सलाह मानने वाला रक्षात्मक निवेशक केवल हाई ग्रेड बॉन्ड्स के साथ विविध प्रकार के प्रमुख साधारण शेयरों को ही खरीदेगा। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस भाव पर उसने साधारण शेयरों को खरीदा है वो लागू मानकों के अनुसार अनुचित रूप से ज्यादा नहीं है। इस विविधीकृत सूची को बनाने में उसके पास चयन के लिए दो दृष्टिकोण होते हैं, DJIA टाइप पोर्टफोलियो और मात्रात्मक परख यानी कि क्वांटिटेटिवली टेस्टेड पोर्टफोलियो। पहले में उसे प्रमुख इशू का वास्तविक क्रॉस सेक्शन सैंपल हासिल करना होगा, जिसमें कुछ पसंदीदा ग्रोथ कंपनियां हों जिनके शेयर विशेष रूप से उच्च गणक में बिक रहे हों और साथ ही कम लोकप्रिय और कम खर्च वाले संस्थानों के शेयर हों। ये किया जा सकता है शायद बेहद आसानी से। बस डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज यानी DJIA के सभी 30 इशू बराबर मात्रा में खरीदने होंगे। सबके 10 शेयर औसतन 900 के स्तर पर, जिनकी कीमत कुल जमा लगभग $16,000 आएगी। अतीत के रिकॉर्ड्स के आधार पर वो ऐसे ही भावी परिणामों की आशा रखते हुए कुछ प्रतिनिधि निवेश फंड्स खरीद सकता है। अपने दूसरे विकल्प में उसे प्रत्येक खरीद में कुछ नए तय मानकों को लागू करना होगा, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि वो जो हासिल करे उसमें नंबर 1 कंपनी के अतीत के प्रदर्शन और उसकी मौजूदा वित्तीय स्थिति में उत्कृष्टता का कम से कम न्यूनतम स्तर तो हो, तथा साथ ही नंबर 2 आय और आस्तियों के प्रति डॉलर भाव के अनुरूप न्यूनतम मात्रा मौजूद हो। पिछले अध्याय के अंत में हमने विशिष्ट साधारण शेयरों के चयन के लिए गुणवत्ता और मात्रात्मकता के 7 पैमानों की ऐसी सूची बनाई थी। चलिए इनका सिलसिलेवार वर्णन करते हैं। नंबर 1 संस्थान का उचित आकार। हमारे सभी न्यूनतम आंकड़े विशेष रूप से आवश्यक आकार के मामले में अनिवार्य रूप से विवेकाधीन होने चाहिए। हमारा विचार है कि कुछ छोटी कंपनियों को बाहर रखा जाए जो संभवतः औसत रूप से ज्यादा उतार चढ़ाव का सामना कर सकती हैं। विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में अक्सर ऐसे उद्यमों में अच्छी संभावनाएं होती हैं, लेकिन हमारे विचार से वे रक्षात्मक निवेशक की आवश्यकता अनुरूप नहीं है। चलिए पूर्णांक आंकड़े का उपयोग करते हैं जो किसी औद्योगिक कंपनी के लिए $100 मिलियन की वार्षिक बिक्री से कम न हो और जनोपयोगी संस्थानों के लिए $50 मिलियन की कुल आस्तियों से कम न हो। नंबर 2 पर्याप्त रूप से मजबूत वित्तीय स्थिति। औद्योगिक कंपनियों के लिए वर्तमान आस्तियां वर्तमान देयताओं से कम 2 गुनी होनी चाहिए, जो कथित तौर पर 2:1 का वर्तमान अनुपात है। साथ ही दीर्घावधिक ऋण नेट करंट एसेट्स या कार्यशील पूंजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जनोपयोगी संस्थानों के लिए ऋण स्टॉक इक्विटी यानी कि बुक वैल्यू पर से 2 गुने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 3 आय स्थिरता। बीते 10 वर्षों में हर एक साधारण शेयर की कुछ आय। नंबर 4 डिविडेंड का रिकॉर्ड। बीते कम से कम 20 वर्षों में निर्बाध भुगतान। नंबर 5 अर्निंग ग्रोथ यानी कि आय वृद्धि। बीते 10 वर्षों के दौरान शुरुआत और अंत में 3 वर्षीय औसत के उपयोग से प्रति शेयर आय में न्यूनतम 1/3 की वृद्धि। नंबर 6 सामान्य प्राइस अर्निंग रेशियो। वर्तमान भाव बीते 3 वर्षों की औसत आय से 15 गुना से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नंबर 7 भाव और आस्ति का सामान्य अनुपात। वर्तमान भाव अंतिम रिपोर्टेड बुक वैल्यू से 1.5 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि 15 से कम का आय गुणक तदनुसार आस्तियों में उच्च गुणक को न्यायोचित ठहराता है। सरल नियम के तौर पर हमारा सुझाव है कि गुणक के गुणनफल का उत्पाद भाव का अनुपात बुक वैल्यू से 22.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आंकड़ा 15 गुना आय तथा 1.5 गुना बुक वैल्यू के अनुरूप है। इसका मतलब है कि किसी इशू की 9 गुना अर्निंग्स और 2.5 गुना आस्ति मूल्य आदि पर बिक्री हो रही है। सामान्य टिप्पणी। ये आवश्यकताएं विशेष रूप से रक्षात्मक निवेशक की जरूरतों और स्वभाव के मुताबिक तय की जाती हैं। वे पोर्टफोलियो के लिए उम्मीदवारों के रूप में और 2 विपरीत तरीकों से साधारण शेयरों की विशाल संख्या को खत्म कर देंगी। एक तरफ वे कंपनियों को बाहर कर देंगी जो नंबर 1 बहुत छोटी हों और नंबर 2
तुलनात्मक रूप से कमजोर आर्थिक स्थिति में हो। नंबर 3, बीते 10 वर्षीय रिकॉर्ड में घाटे का दोष हो। और नंबर 4, नियमित रूप से डिविडेंड देने का लंबा इतिहास ना हो। इन परीक्षणों में से सबसे कठोर मौजूदा वित्तीय हालात में वित्तीय क्षमता से जुड़े परीक्षण होंगे। हाल के वर्षों में काफी संख्या में बड़ी और पूर्व में मजबूत मानी जाने वाली कंपनियों के वर्तमान रेशियो कमजोर हुए हैं, या उनके कर्ज काफी बड़े हैं, या दोनों हुआ है। हमारे अंतिम 2 पैमाने विपरीत दिशाओं में विशिष्ट हैं, जो उससे अधिक आय और अधिक प्रति डॉलर भाव आस्ती की मांग करते हैं, जितना लोकप्रिय इशू दे सकते हैं। यह किसी भी तरह से वित्तीय विश्लेषक के लिए मानक दृष्टिकोण नहीं हो सकता, बल्कि ज्यादातर इसी पर जोर देंगे कि रूढ़िवादी निवेशकों को भी अपनी पसंदीदा कंपनियों के शेयरों के लिए मुक्त हस्त भाव देने को तैयार रहना चाहिए। हम अपने इसके विरोधी मत की व्याख्या ऊपर कर चुके हैं, जो मुख्य रूप से सुरक्षा के समुचित कारकों की अनुपस्थिति पर आधारित है। जब भाव का बहुत बड़ा भाग भविष्य में सदैव बढ़ती आय पर निर्भर हो, पाठकों को इस अहम सवाल पर दोनों तरफ के तथ्य को तौल कर खुद फैसला लेना होगा। बहरहाल हमने बीते दशक में ग्रोथ की मध्यम आवश्यकता को शामिल किया है। इसके बिना परंपरागत कंपनी कम से कम निवेशित पूंजी के प्रति डॉलर लाभ के मायने में प्रतिगमन दिखा सकती है। रक्षात्मक निवेशक के पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो ऐसी कंपनियों को शामिल करे। यद्यपि जब भाव कम हो तो वे बार्गेन अवसर के पैमाने पर खरा उतर सकती है। 15 गुना आय के अधिकतम आंकड़े के सुझाव से ऐसा पारंपरिक पोर्टफोलियो तैयार हो सकता है जिसका औसत गुणक मान लीजिए 12 से 13 गुना हो। ध्यान दें कि फरवरी 1972 में अमेरिकन टेल एंड टेल अपनी 3 वर्षीय और मौजूदा आय के 11 गुना पर और स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया अपनी ताजा आय से 10 गुना कम पर बिका। हमारी बुनियादी अनुशंसा है कि स्टॉक पोर्टफोलियो जब हासिल हो तो इसमें कुल अर्निंग प्राइस रेशियो पीई रेशियो का रिवर्स कम से कम वर्तमान हाई ग्रेड बॉन्ड रेट जितना उच्च होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि 7.5% की एए बॉन्ड यील्ड पर पीई रेशियो 13.3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1970 के अंत में डीजेआईए पर हमारा मापदंड लागू करना। 1970 के अंत में हमारे सुझाए हुए सभी मापदंड डीजेआईए इशू पर खरे उतरते थे, सिवाय 2 को छोड़कर। यहाँ एक सर्वे दिया गया है जो 1970 के बंद भाव तथा संबंधित आंकड़ों पर आधारित है। प्रत्येक कंपनी का बुनियादी डेटा। नंबर 1, हर कंपनी का आकार पर्याप्त से ज्यादा है। नंबर 2, वित्तीय स्थिति कुल मिलाकर समुचित है लेकिन सभी कंपनियों की नहीं। नंबर 3, हर कंपनी ने कम से कम 1940 से कुछ डिविडेंड का भुगतान किया है। इनमें से 5 डिविडेंड रिकॉर्ड पिछली शताब्दी तक पहुंचते हैं। नंबर 4, बीते दशक में कुल आय काफी स्थिर रही। किसी भी कंपनी ने 1961-1969 के बीच की समृद्ध अवधि के दौरान घाटे की रिपोर्ट नहीं दी थी, लेकिन क्रिसलर ने 1970 में थोड़ा सा घाटा दर्शाया था। नंबर 5, कुल ग्रोथ दशक के 3 वर्षों के औसत की तुलना करें तो 77% या लगभग 6% प्रतिवर्ष थी, लेकिन इनमें से 5 फर्में 1/3 तक भी तरक्की नहीं कर सकी। नंबर 6, 3 वर्षीय औसत आय और वर्षांत भाव का रेशियो 839 से 55.5 डॉलर या 15 पर 1 था, जो ठीक हमारी सुझाई उच्च सीमा में आता है। नंबर 7, प्राइस और नेट असेट वैल्यू का रेशियो 839 से 562 था, जो हमारी सुझाई सीमा के बस 1.5 से 1 था। यदि हम इन सभी 7 पैमानों को हर एक कंपनी पर लागू करना चाहते हों तो हमें पता लगेगा कि उनमें से केवल 5 ही हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। ये हैं अमेरिकन टेल एंड टेल, एनाकोंडा, स्विफ्ट और वुलवर्थ। इन 5 के योग हमने दिए हैं। स्वाभाविक रूप से वे ग्रोथ रेट को छोड़कर समग्र रूप से डीजेआईए की तुलना में बेहतर सांख्यिकी प्रदर्शन करते हैं। हमारे विशिष्ट पैमानों को चुनिंदा औद्योगिक समूहों के शेयरों पर लागू करने से स्पष्ट होता है कि सभी सूचीबद्ध औद्योगिक इशू का तुलनात्मक रूप से छोटा प्रतिशत सभी परीक्षणों पर खरा उतरेगा। हम इस अनुमान का जोखिम भी लेते हैं कि इस तरह के लगभग 100 इशू 1970 के अंत में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के स्टॉक गाइड में मिल सकते थे, जो निवेशकों को व्यक्तिगत चयन की संतोषप्रद रेंज प्रदान करने के लिए काफी थे। जनोपयोगी समाधान। अब यदि हम पब्लिक यूटिलिटी स्टॉक्स के क्षेत्र को देखें तो हमें निवेशकों के लिए अधिक आरामदेह और आकर्षक अवस्था मिलती है। यहाँ बहुत सारे इशू उनके प्रदर्शन रिकॉर्ड अथवा प्राइस रेशो के हिसाब से रक्षात्मक निवेशक की जरूरत के लिए बने प्रतीत होते हैं, जैसा कि हम उन्हें आंकते हैं।
हम पब्लिक यूटिलिटी स्टॉक्स के अपने परीक्षण में एक पैमाने को छोड़ सकते हैं, जो है वर्तमान आस्ती और वर्तमान देयता का अनुपात। इस उद्योग में कार्यशील पूंजी का कारक बॉन्ड और शेयरों की बिक्री के माध्यम से अपनी ग्रोथ के निरंतर वित्त पोषण का खुद ख्याल रखता है। हमें कर्ज के लिए स्टॉक पूंजी के पर्याप्त अनुपात की आवश्यकता होती है। हमने डाउ जोन्स पब्लिक यूटिलिटी एवरेज के 15 इशू का लेखा जोखा पेश किया है। तुलना के लिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सूची में क्रम रहित चुनिंदा 15 अन्य यूटिलिटी को लिया है, जिससे तस्वीर समान दिखती है। जैसा कि 1972 की शुरुआत में रक्षात्मक निवेश के पास पब्लिक यूटिलिटी के साधारण शेयरों के काफी विकल्प मौजूद थे, जिनमें से हर एक प्रदर्शन और भाव के हमारे दोनों के पैमाने पर खरा उतरता था। ये कंपनियां वो सब कुछ देती थीं जो उसे साधारण शेयर में निवेश के चयन से मिलने का अधिकार था। DJIA के प्रतिनिधित्व वाली प्रमुख औद्योगिक कंपनियों की तुलना में उन्होंने पिछली ग्रोथ का लगभग अच्छा रिकॉर्ड पेश किया था। साथ ही उनके वार्षिक आंकड़ों में छोटे उतार चढ़ाव थे। दोनों फायदे आय और आस्ती के संबंध में कम भाव पर उपलब्ध थे। डिविडेंड का रिटर्न काफी ज्यादा था। रूढ़िवादी निवेशकों के लिए यूटिलिटी का एकाधिकार नियमन निसंदेह नुकसान से ज्यादा फायदेमंद है। वे कानूनी रूप से पर्याप्त लाभकारी दर प्रभार ले सकते हैं, जो उन्हें लगातार विस्तार के लिए आवश्यक है, और इससे मुद्रास्फीति लागत का पर्याप्त प्रतिसंतुलन भी होता है। जहां नियमन प्रक्रिया अक्सर दुष्कर और शायद विलंबकारी होती है, वहीं इसने यूटिलिटी को बढ़ती निवेशित पूंजी पर कई दशकों से अच्छा रिटर्न कमाने से रोका नहीं है। रक्षात्मक निवेशक के लिए पब्लिक यूटिलिटी स्टॉक्स का केंद्रीय आकर्षण इस वक्त बुक वैल्यू के संबंध में मध्यम भाव पर उनकी उपलब्धता होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि वो यदि चाहे तो शेयर बाजार की सोच को अनदेखा करके अपने आप को मुख्य रूप से सुस्थापित और अच्छी आय वाले कारोबार का आंशिक स्वामी समझ सकता है। जब समय अनुकूल हो तो उसके लाभ के लिए बाजार कोटेशन हमेशा रहती हैं, भले ही ये असाधारण आकर्षण वाले कम स्तर पर खरीद हों या बिक्री के लिए कोटेशन, जब उनके भाव निश्चित रूप से अत्यधिक प्रतीत हों। पब्लिक यूटिलिटी सूचकांक का बाजार इसी समूह के बाकी सबके साथ संक्षिप्त रूप से दिया गया है। वो ये सूचना देता है कि अतीत में इन निवेशों में लाभ की प्रचुर संभावनाएं रही हैं। हालांकि ये वृद्धि उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि औद्योगिक सूचकांक में रहती है। फिर भी ज्यादातर वक्त अलग अलग यूटिलिटी में इतनी भाव स्थिरता रही है जितनी अन्य समूहों में नहीं रही। इसमें असाधारण ये है कि उद्योगों और यूटिलिटीज ने तुलनात्मक प्राइस अर्निंग रेशियो में बीते 2 दशकों में स्थान परिवर्तित कर लिया है। निष्क्रिय निवेशकों से अधिक ये स्थान परिवर्तन सक्रिय निवेशकों के लिए मायने रखता है, लेकिन सुझाव ये है कि रक्षात्मक पोर्टफोलियो में भी समय समय पर बदलाव करते रहना चाहिए, खासकर यदि खरीदी गई प्रतिभूतियों में अचानक ही अत्यधिक वृद्धि हो और उन्हें उचित भाव वाले इशू से बदला जा सके। ओह, अभी कैपिटल गेन टैक्स भी तो चुकाना है, जो पारंपरिक निवेशकों को शैतान को भुगतान जैसा लगता है। हमारा पुराना साथी अनुभव हमें बताता है कि बेचकर टैक्स भरना उससे बेहतर है, न कि बेचकर पछताया जाए। वित्तीय उपक्रमों के शेयरों में निवेश। वित्तीय संस्थान शीर्षक के तहत बहुत तरह के विविध कारोबार आते हैं। इनमें बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, बचत और ऋण एसोसिएशन, क्रेडिट और छोटे ऋण की कंपनियां, मॉर्गेज कंपनियां और निवेश कंपनियां जैसे कि म्यूचुअल फंड्स आदि शामिल हो सकती हैं। ये इन सभी उद्योगों की विशेषता है कि वे अपने असेट्स को थोड़ी मात्रा में भौतिक चीजों के रूप में रखते हैं, फिक्स असेट्स और व्यापार योग्य वस्तुएं। वहीं दूसरी ओर अधिकांश वर्गों में उनकी स्टॉक पूंजी से कहीं ज्यादा लघु आवधिक देयताएं भी होती हैं। इस तरह वित्तीय गंभीरता का सवाल यहाँ अब और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। यदि ये पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग या कॉमर्शियल संस्थान हो, इसने बदले में विभिन्न प्रकार के विनिमयन और पर्यवेक्षण को जन्म दिया है, जिसमें गलत वित्तीय व्यवहार के खिलाफ आश्वासन देने के डिजाइन और सामान्य परिणाम शामिल हैं। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि वित्तीय संस्थानों के शेयरों ने अन्य प्रकार के साधारण शेयरों जैसे ही निवेश परिणाम उत्पन्न किए हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के स्टॉक प्राइस इंडेक्स के 6 समूहों का प्रतिनिधित्व करने वालों में 1948 और 1970 के बीच हुए भाव परिवर्तन को हमने दर्शाया है। 1941 से 1943 में 10 के औसत को आधार स्तर के तौर पर लिया गया है। 1970 के वर्षांत आंकड़े न्यूयॉर्क के 9 बैंकों के लिए 44.3 और 11 लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा स्टॉक्स के लिए 218 थे। सब इंटरवल के दौरान संबंधित भाव गतिविधियों में अत्यधिक विविधता थी।
जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी के बैंक स्टॉक्स ने 1958 और 1969 के बीच अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं शानदार रहे जीवन बीमा समूह ने 1963 और 1968 के बीच वस्तुतः अपनी जमीन खो दी। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स इंडेक्स में ऐसी रद्दोबदल गतिविधियां अनेक औद्योगिक समूहों में ही नहीं बल्कि अधिकांश में मिलती है। निवेश के इस विस्तृत क्षेत्र में हम ज्यादा सहायक टिप्पणियां नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि आय और बुक वैल्यू से जुड़े भाव के जिन अंकगणितीय मानकों का सुझाव हमने औद्योगिक और यूटिलिटी कंपनियों में निवेश को लेकर दिया है, उन्हें इन समूहों की कंपनियों के शेयर चुनते समय भी लागू करना चाहिए। रेल रोड इशू की कहानी अन्य यूटिलिटी संस्थानों से काफी अलग है। इन माल वाहकों को गंभीर प्रतिस्पर्धा और सख्त नियमों के कारण गंभीर हानि हुई। इनकी श्रमिक लागत समस्या तो निश्चित ही मुश्किल है, लेकिन ये रेल रोड तक सीमित नहीं है। ऑटोमोबाइल्स, बसों और एयरलाइंस ने उनका अधिकांश यात्री कारोबार झटक लिया और इससे बाकी सब में से कुछ खास मुनाफा नहीं रह गया। उनके माल ढुलाई परिवहन को बड़ी मात्रा में ट्रकों ने ले लिया। देश में तकरीबन आधे से अधिक रेल रोड लाभ बीते 50 वर्षों के दौरान विभिन्न अवधियों में दिवालिया या ट्रस्टीशिप हो गए हैं। लेकिन ये आधी सदी मालवाहकों के लिए पूर्ण रूप से उतार वाली नहीं रही। इसमें उद्योगों के लिए समृद्धि काल भी रहा, खासकर युद्ध के वर्षों में। कुछ कारोबार अत्यधिक कठिनाइयों के बावजूद अपनी उपार्जन क्षमता और डिविडेंड भुगतान कायम रख सके। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का इंडेक्स 1942 के न्यूनतम स्तर से 7 गुना बढ़कर 1968 के उच्चतम पर पहुंच गया, जो यूटिलिटी के प्रतिशत लाभ से ज्यादा कम नहीं था। हमारे सबसे महत्वपूर्ण रेल रोड पेन सेंट्रल ट्रांस फाइनेंशियल कंपनी का 1970 में दिवालिया होने से वित्तीय जगत हैरान रह गया। केवल 1 या 2 वर्ष पहले शेयर इसके लंबे इतिहास में उच्चतम भाव के स्तर के निकट बिके थे और इसने 120 वर्षों से भी ज्यादा तक लगातार डिविडेंड का भुगतान किया था। हमने इस रेल रोड का संक्षिप्त विश्लेषण ये दिखाने के लिए किया है कि किस तरह एक सक्षम छात्र कंपनी की तस्वीर में कमजोरी को विकसित होते देख सकता है और इसके प्रतिभूतियों के स्वामित्व के खिलाफ सलाह दे सकता था। कुल मिलाकर रेल रोड शेयर के बाजार स्तर पर इस वित्तीय विपत्ति के कारण गंभीर प्रभाव पड़ा। आमतौर पर किसी भी पूरे प्रतिभूति वर्ग पर क्रय विक्रय अनुशंसाएं करना अनुचित होता है और सामान्य निंदा पर भी ऐसी भी आपत्ति है। रेल रोड शेयर का भाव रिकॉर्ड दर्शाता है कि इस समूह में समग्र रूप से अक्सर बड़े मुनाफे की संभावनाएं प्रतीत होती रही हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में बड़ी बढ़ोतरी अपने आप में अनुचित होती है। चलिए हम अपने सुझाव को यहीं तक सीमित रखते हैं। निवेशक के लिए ऐसा कोई अनिवार्य कारण नहीं है कि उसे रेल रोड के शेयर खरीदने ही हैं। एक भी शेयर खरीदने से पहले उसे सुनिश्चित करना होगा कि उसे अपने धन का इतना मूल्य मिले कि उसे उसकी जगह किसी अन्य को तलाशना अतर्क संगत हो जाए। रक्षात्मक निवेशक के लिए चयनात्मकता। हर निवेशक अपनी सूची को औसत से बेहतर या अधिक संभावनाशील बनाना चाहेगा। इसलिए पाठक ये पूछेगा कि यदि वो स्वयं के लिए सक्षम सलाहकार या प्रतिभूति विश्लेषक रखता है तो उसे ऐसा भरोसा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए कि उसे वास्तव में अत्यधिक गुणवत्ता वाले निवेश पैकेज की आपूर्ति की जाएगी। आखिरकार वो कह सकता है कि आपके द्वारा उल्लिखित नियम बहुत सरल और आसान हैं। एक अत्यंत प्रशिक्षित विश्लेषक अपने समस्त कौशल और तकनीक का उपयोग डाउ जोन्स सूची जैसी प्रत्यक्ष चीज में अहम सुधार करने में कर सकता है। यदि नहीं तो उसके आंकड़ों, गणनाओं और आडंबर पूर्ण फैसलों का क्या मतलब है। मान लीजिए एक व्यवहारिक परीक्षण करते हैं। हम 100 प्रतिभूति विश्लेषकों से डाउ जोन्स एवरेज में से 5 बेहतरीन स्टॉक चुनने को कहते हैं, जिसे 1970 के अंत में खरीदा जा सकता है। शायद ही कुछ के चयन एक जैसे होंगे और सूची में अनेक एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न होंगे, जैसा कि पहले लगता है। इसका आधारभूत कारण यह है कि हर एक प्रमुख स्टॉक का वर्तमान भाव काफी अच्छी तरह इसके वित्तीय रिकॉर्ड के साथ ही इसके भविष्य की संभावनाओं संबंधी आम राय के मुख्य कारकों को प्रतिबिंबित करता है। इसलिए किसी भी विश्लेषक का दृष्टिकोण कि एक स्टॉक खरीदने के लिए दूसरे से बेहतर है काफी हद तक उनके व्यक्तिगत झुकाव और उम्मीदों पर निर्भर करता है, या उसका जोर उसके आकलन कार्य में किसी एक फैक्टर सेट पर दूसरों के बजाय ज्यादा रहता है। यदि सभी विश्लेषक किसी खास स्टॉक को लेकर सहमत हों कि वो बाकी सबसे बेहतर है, तो उस इशू का भाव तुरंत ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जो इसके सभी पिछले लाभों को प्रतिसंतुलित कर देता है। हमारा बयान के वर्तमान भाव ज्ञात तथ्यों और भविष्य की संभावनाओं दोनों को प्रतिबिंबित करता है। इसकी मंशा बाजार मूल्यांकन के दोगुने आधार पर जोर देना थी।
इन दो प्रकार के मूल्य तत्वों के अनुरूप प्रतिभूति विश्लेषण के दो मूल रूप से अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक निपुण विश्लेषक पीछे अतीत को देखने की जगह आगे भविष्य की तरफ देखता है और उसे एहसास होता है कि उसके काम का अच्छा या बुरा होना इससे प्रमाणित होगा कि क्या होना है, न कि क्या हुआ था। फिर भी भविष्य स्वतः ही दो भिन्न रास्ते ले सकता है, जिसे भविष्यवाणी या झुकाव और सुरक्षा के तरीके का रास्ता कह सकते हैं। जो लोग इस पर जोर देते हैं कि भविष्यवाणी उस अनुमान का प्रयास है जो काफी हद तक सटीक होता है कि कंपनी भविष्य में क्या हासिल करने वाली है, खासकर क्या आय स्पष्ट और सतत ग्रोथ दर्शाएगी। यह निष्कर्ष उद्योगों में मांग और आपूर्ति या संख्या, भाव और कीमत जैसे कारकों के अत्यंत सावधानी से किए गए अध्ययन पर आधारित हो सकता है, या फिर इन्हें भविष्य के लिए पिछली तरक्की से सहज प्रस्तुतिकरण से निकाला गया हो सकता है। यदि ये आधिकारिक व्यक्ति भरोसा करते होंगे कि काफी लंबी अवधि की संभावनाएं भी असाधारण रूप से पक्ष में हैं, तो वे लगभग हमेशा ही उस शेयर को खरीदने की अनुशंसा करते हैं और इसकी ज्यादा परवाह नहीं करते कि ये किस स्तर पर बेचे जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण एयर ट्रांसपोर्ट स्टॉक के संबंध में आम धारणा में था, एक नजरिया जो कई वर्षों तक जारी रहा, भले ही इसने 1946 के बाद अक्सर दुखद रूप से कितने ही बुरे परिणाम दर्शाए हों। हमने प्रस्तावना में मजबूत भाव क्रिया और तुलनात्मक रूप से इस उद्योग के निराशावादी उपार्जन रिकॉर्ड के बीच असमानता पर टिप्पणी की है। इसके विपरीत जो लोग सुरक्षा पर जोर देते हैं, उन्हें हमेशा विशेष रूप से अध्ययन के दौरान इशू के भाव की परवाह रहती है। उनका मुख्य प्रयास अपने लिए बाजार मूल्य से अधिक निर्दिष्ट वर्तमान मूल्य पर अहम मार्जिन सुनिश्चित करना होता है, जो मार्जिन भविष्य में विकसित होने वाली प्रतिकूलता को सहन कर सके। आम भाषा में कहें तो इसीलिए उनके लिए कंपनी की दीर्घावधि संभावनाओं को लेकर उत्साहपूर्ण होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि इसके लिए ये तार्किक भरोसा भी होना चाहिए कि संस्थान इतने लंबे समय तक चलता रहेगा। पहली या भविष्यवाणी करने वाली पद्धति को क्वालिटेटिव अप्रोच यानी कि गुण संबंधी दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये संभावनाओं, प्रबंधन और अन्य अपरिमित परंतु उच्च महत्व वाले कारकों पर जोर देती है जो गुणवत्ता के शीर्षक में आते हैं। दूसरी या सुरक्षात्मक पद्धति को मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव या सांख्यिकी पद्धति कह सकते हैं, क्योंकि इसमें विक्रय भाव और आय, आस्ति, डिविडेंड और अन्य चीजों के बीच मापने योग्य रिश्तों पर जोर दिया जाता है। प्रसंगवश मात्रात्मक पद्धति वास्तव में साधारण शेयरों के क्षेत्र में उस दृष्टिकोण का विस्तार है जिसमें प्रतिभूति विश्लेषण को निवेश के लिए बॉन्ड्स और प्रेफर्ड स्टॉक्स के चयन में सही माना जाता है। हमारे अपने नजरिए और पेशेवर कार्यों में हम हमेशा मात्रात्मक पद्धति से प्रतिबद्ध हैं। पहली बात, क्योंकि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमें अपने धन पर ठोस और दिखने योग्य मायनों में पर्याप्त मूल्य प्राप्त हो। हम भविष्य के प्रस्तावों और वादों को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं जो हाथ में पर्याप्त मूल्य की कमी की क्षतिपूर्ति करते हों। ये किसी भी तरह निवेश अधिकारियों के बीच मानक दृष्टिकोण नहीं रहा, बल्कि ज्यादातर लोग संभवतः संभावनाओं, प्रबंधन गुणवत्ता और अन्य अप्रत्यक्ष संपत्ति के नजरिए और इस मानवीय कारक को स्वीकार करते हैं जो पिछले रिकॉर्ड, बैलेंस शीट और अन्य सभी शुष्क आंकड़ों के किसी भी अध्ययन से मिले संकेतों को सिरे से नकार देते हैं। इस तरह सर्वश्रेष्ठ शेयर चुनने का मामला धरातल पर अत्यंत विवादास्पद है। रक्षात्मक निवेशकों के लिए हमारी यही सलाह है कि वे इसे लेकर परेशान ना हो। वे अलग अलग चयन से ज्यादा जोर विविधीकरण पर दें। संयोग से विविधीकरण का वैश्विक स्वीकार्यता वाला विचार कम से कम अंश रूप में चयनात्मक के महत्वाकांक्षी झूठे दावों से इनकार करता है। यदि कोई बिना चूके बेहतरीन स्टॉक्स का चयन कर सकता हो तो उसे केवल विविधीकरण से ही नुकसान हो सकता है। फिर भी रक्षात्मक निवेशक के लिए साधारण शेयर चयन में सुझाए 4 सबसे सामान्य नियमों की सीमा में भी प्राथमिकता की स्वतंत्रता के लिए काफी गुंजाइश है। सबसे बुरा होने पर भी ऐसी प्राथमिकताओं के प्रति आसक्ति में कोई हानि नहीं है। इससे अतिरिक्त इससे परिणामों में भी कुछ कीमती जुड़ सकता है। दीर्घावधिक कॉर्पोरेट परिणामों पर तकनीकी विकास के बढ़ते प्रभाव के कारण निवेशक इन्हें अपनी गणनाओं से बाहर नहीं रख सकता। यहाँ बाकी हर जगह की तरह उसे अनदेखा करने और अत्यधिक जोर देने के बीच का कोई साधन तलाश ना होगा। अध्याय 14 पर टिप्पणी। सर फ्रांसिस बेकन ने कहा है, वो जो अपने धन के साथ ऐशो आराम फरमाता है उसकी संपन्नता मुश्किल से आगे बढ़ पाती है, और जो अपने धन के साथ जोखिम उठाता है वो भी अक्सर गरीबी का शिकार हो जाता है। लेकिन यदि निश्चितताओं के साथ जोखिम उठाया जाए तो नुकसान की भरपाई हो सकती है। आरंभ करना
आप शेयर चयन के महत्वपूर्ण पहलू से कैसे निपटेंगे। ग्राहम का सुझाव है कि रक्षात्मक निवेशक के लिए सबसे आसान है कि वो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के सभी शेयर खरीद ले। आज का रक्षात्मक निवेशक इससे और बेहतर कर सकता है। वो किसी टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड को खरीद सकता है जिनमें प्रत्येक शेयर अनिवार्य रूप से खरीदने योग्य होता है। कम लागत वाला इंडेक्स फंड कम रखरखाव वाले स्टॉक निवेश के लिए अब तक सृजित सबसे अच्छा साधन है और इसमें सुधार करने के लिए किसी भी प्रयास से इससे अधिक काम और अधिक जोखिम और उच्च लागत लगती है। ऐसा करने की जरूरत होती है जितना वास्तव में रक्षात्मक निवेशक न्याय संगत ठहरा सकता है। अधिकांश लोगों के लिए खुद अनुसंधान करना और अपने लिए शेयर चुनना अनिवार्य नहीं है। फिर भी कुछ रक्षात्मक निवेशक विविधीकरण और व्यक्तिगत शेयर चुनने की बौद्धिक चुनौती का आनंद लेते हैं और यदि आप मंदी के बाजार में बच सकें और अभी भी शेयरों को चुनने में आनंद आता है तो ग्राहम या मेरे पास कहने को ऐसा कुछ नहीं है जो आपको रोक सके। ऐसा होने पर बजाय इसके कि संपूर्ण शेयर बाजार इंडेक्स फंड को अपना पोर्टफोलियो बनाएं, बल्कि इसे अपने पोर्टफोलियो का आधार बनाएं। एक बार जब आप ये आधार बना लेंगे तो आप अपने चुने शेयरों में नई बढ़त अनुभव करेंगे। अपने शेयर धन में से 90% को इंडेक्स फंड में लगाएं, शेष 10% से अपने खुद के शेयरों को चुनने का प्रयास करें। जब आप ऐसे ठोस सत्व का निर्माण कर लें, आपको खोज केवल तभी करनी चाहिए। यह विस्तृत विविधीकरण इतना अहम क्यों है? विविधीकरण क्यों? 1990 के दशक के तेजी के बाजार के दौरान विविधीकरण की सबसे आम आलोचनाओं में से एक ये थी कि ये आपकी उच्च रिटर्न की संभावनाओं को कम करता है। आखिरकार यदि आप अगली माइक्रोसॉफ्ट को पहचान लेते हैं तो क्या आपके लिए सही नहीं होगा कि अपने सारे अंडे उस एक ही टोकरी में रख दें? निश्चित ही, जैसा कि हास्य लेखक विल रोजर्स ने एक बार कहा था, जुआ ना खेलें, अपनी सारी बचत लें और कुछ अच्छे शेयर खरीद लें और इन्हें तब तक अपने पास रखें जब तक कि ये बढ़ नहीं जाते, फिर इन्हें बेच दें। यदि ये ऊपर नहीं जाते तो इन्हें ना खरीदें। फिर भी जैसा कि रोजर्स जानते थे, 2020 दूरदर्शिता का उपहार बहुत से निवेशकों को नहीं मिलता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं। ये ऊपर जाएंगे या नहीं, इसका पता हमें इसे खरीदने के बाद ही लगता है। इसलिए वो शेयर जिसे आप अगला माइक्रोसॉफ्ट होने का सोच रहे हैं, वो इसकी जगह अगला माइक्रो स्ट्रेटजी भी साबित हो सकता है। ये पहले का बाजार सितारा मार्च 2000 के $3,130 प्रति शेयर से 2002 के अंत में $15.10 पर पहुंच गया था, जो 99.5% दुर्भाग्यपूर्ण नुकसान था। अपने धन को अनेक शेयरों और उद्योगों में फैलाए रखना गलत होने के जोखिम के खिलाफ एकमात्र विश्वसनीय सुरक्षा है। परंतु विविधीकरण न केवल आपके गलत होने की संभावनाओं को न्यूनतम करता है, बल्कि यह आपके सही होने की संभावनाओं को भी अधिकतम कर देता है। लंबा समय बीतने पर कुछ मुट्ठी भर शेयर सुपर स्टॉक्स में तब्दील होकर 10,000% या ज्यादा भी बढ़ जाते हैं। मनी पत्रिका ने 2002 के अंत तक 30 वर्षों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 30 शेयरों को चुना है और 2020 दृष्टि से देखें तो ये सूची पूर्णतः अप्रत्याशित थी। इतने सारे टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर स्टॉक्स के बावजूद इसमें साउथ वेस्ट एयरलाइंस, वर्थिंगटन स्टील, डॉलर जनरल डिस्काउंट स्टोर और नस्वार बनाने वाली यूएसटी इनकॉर्पोरेशन के शेयर शामिल हैं। यदि आप सोचते हैं कि बीते 1972 में आप भी इनमें से किसी शेयर पर बड़ा दाम खेल सकते थे, तो आप अपने से मजाक कर रहे हैं। इसे इस तरह से सोचें, बाजार के विशाल भूसे के ढेर में केवल कुछ ही सुइयां वास्तव में बड़ा मुनाफा उत्पन्न कर पाती। आपके पास उस भूसे का जितना बड़ा ढेर होगा, आपके लिए आखिर में उनमें से कम एक सुई खोजने की उतनी ही ज्यादा संभावनाएं होंगी। पूरे भूसे के ढेर का स्वामित्व आदर्श रूप से इंडेक्स फंड द्वारा, जो पूरे यूएस स्टॉक मार्केट पर नजर रखता है, वो होने से आप सुनिश्चित कर लेंगे कि हर सुई को तलाश सकें। इस प्रकार सभी सुपर स्टॉक से रिटर्न प्राप्त करेंगे। विशेष रूप से यदि आप रक्षात्मक निवेशक हैं तो सुइयों को क्यों तलाशें जब आप सारे भूसे के ढेर का मालिक बन सकते हैं। जांच और जांच। चलिए ग्राहम के शेयर चयन पैमाने पर थोड़ा आज के परिवेश में नजर दौड़ाते। उचित आकार। आजकल छोटी कंपनियों को बाहर करने का अर्थ है कि अधिकांश रक्षात्मक निवेशक उन शेयरों से दूर रहें जिनका कुल बाजार मूल्य $2 बिलियन से कम है। 2003 के आरंभ में इसके बाद भी आपके पास स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 स्टॉक इंडेक्स में से चुनने के लिए 437 कंपनियां रह जाती थीं।
हालांकि आज के रक्षात्मक निवेशक ग्राहम के दिनों के विपरीत छोटे शेयरों में विशेषज्ञता रखने वाले म्यूचुअल फंड्स को खरीदकर सहज ही छोटी कंपनियों का स्वामित्व हासिल कर सकते हैं। पुनः वैनगार्ड स्मॉल कैप इंडेक्स जैसा इंडेक्स फंड पहली पसंद होना चाहिए, क्योंकि एरियल, टी रो प्राइस, रॉयस और थर्ड एवेन्यू जैसे अन्य सक्रिय फंड भी वाजिब भाव पर उपलब्ध हैं। मजबूत वित्तीय स्थिति। मॉर्गन स्टैनली के बाजार रणनीतिकार स्टीव गैलब्रेथ और जे लेसस के अनुसार 2003 की शुरुआत में S&P 500 इंडेक्स की लगभग 120 कंपनियां ग्राहम की जांच में से 2 से 1 के वर्तमान अनुपात पर खरी उतरती थीं। वर्तमान देयताओं से कम दोगुनी वर्तमान आस्तियों के साथ इन फर्मों को कार्यशील पूंजी पर औसतन काफी सहारा मिलता है, जो इन्हें कठिन समय में कायम रख सकता है। वॉल स्ट्रीट हमेशा कड़वी विडंबना से भरा रहा है और ग्रोथ स्टॉक बुलबुले के फटने से एक अजीब स्थिति उत्पन्न हुई। 1999 और 2000 में हाई टेक, बायोटेक और टेलीकम्युनिकेशन के शेयरों से आक्रामक ग्रोथ मिलने की उम्मीद थी और उन्होंने बजाय इसके अंत में अपने अधिकांश निवेशकों का आक्रामक रूप से संकुचन कर दिया। लेकिन 2003 की शुरुआत में चक्र पूरा घूमा और ऐसे अनेक ग्रोथ स्टॉक्स वित्तीय रूप से रूढ़िवादी हो गए, जो कार्यशील पूंजी से भरपूर, नकद से समृद्ध और प्राय ऋण मुक्त थे। यहाँ सबक ये नहीं है कि स्टॉक अचूक थे या आपको हर चीज और किसी भी चीज को बिना देरी किए खरीद लेना चाहिए। इसकी जगह आपको समझना होगा कि रक्षात्मक निवेशक मंदी के बाजार में टूट को धैर्य और शांति से देखते हुए हमेशा समृद्ध हो सकता है। ग्राहम का वित्तीय क्षमता का पैमाना अभी भी कार्य करता है। यदि आप विविधीकृत शेयर टोकरी को उनसे बनाएं जिनकी वर्तमान आस्ति के वर्तमान देयताओं से कम दोगुनी हो और जिनका दीर्घावधिक कर्ज उनकी कार्यशील पूंजी से ज्यादा ना हो, तो अंत में आपके पास ऐसी भरपूर रूढ़िवादी वित्तीय कंपनियों का समूह होगा जिनमें पर्याप्त स्थिरता की क्षमता होगी। आज सबसे ज्यादा मूल्य अक्सर उन शेयरों में मिलता है जो कभी हॉट रहे हों और बाद में कोल्ड हो गए हों। इतिहास भर में ऐसे शेयर अक्सर ऐसा सुरक्षा मार्जिन प्रदान करते रहे हैं जो रक्षात्मक निवेशक की मांग होता है। आय की स्थिरता। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार S&P 500 इंडेक्स की सभी कंपनियों में से 86% की 1993 से लेकर 2002 तक प्रतिवर्ष सकारात्मक आय रही थी। इसलिए ग्राहम का आग्रह पिछले 10 वर्षों में आम स्टॉक्स के लिए कुछ आय एक वैध परिणाम बना हुआ है। यह इतना कठिन है कि पुराने हारने वालों को हटा देता है, लेकिन इतना प्रतिबंधात्मक भी नहीं है कि आपकी पसंद को अवास्तविक रूप से छोटे नमूने तक सीमित कर दे। डिविडेंड रिकॉर्ड। 2003 की शुरुआत में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार S&P 500 की 354 कंपनियां या सब में से 71% डिविडेंड का भुगतान करती हैं। तकरीबन 255 कंपनियों ने लगातार कम से कम 20 वर्षों तक डिविडेंड का भुगतान किया है और S&P के अनुसार इंडेक्स की 57 कंपनियों ने अपने डिविडेंड में कम से कम 25 वर्षों तक लगातार इजाफा किया। इसकी कोई गारंटी नहीं कि वे हमेशा ऐसा करती रहेंगी, लेकिन ये राहत का संकेत है। आय में वृद्धि। S&P 500 की कितनी कंपनियों ने 2002 में समाप्त 10 वर्षों में ग्राहम की मांग मुताबिक अपनी अर्निंग्स प्रति शेयर को कम से कम 1/3 तक बढ़ाया है। हमने 1991 से लेकर 1993 तक प्रत्येक कंपनी की आय का औसत निकाला है और इसके बाद पड़ताल की कि क्या 2000 से 2002 तक औसत आय में कम से कम 33% का इजाफा हुआ है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार S&P 500 की 264 कंपनियां इस जांच पर खरी उतरती हैं, लेकिन यहां ऐसा लगता है कि ग्राहम ने एक बहुत छोटी सी बाधा भी लगाई है। एक दशक से ज्यादा में 33% की संचयी वृद्धि 3% औसत वार्षिक वृद्धि से कम है। अर्निंग्स प्रति शेयर में कम से कम 50% की संचयी वृद्धि यानी क्यूमुलेटिव ग्रोथ या 4% की वार्षिक बढ़त कुछ रूढ़िवादी है। इनमें से S&P 500 इंडेक्स की कम से कम 245 कंपनियां 2003 की शुरुआत में ही इस पैमाने पर खरी उतरी, जिससे रक्षात्मक निवेशक के पास चयन के लिए सूची पर्याप्त हो गई। यदि आप संचयी वृद्धि की बाधा को दोगुना कर 100% या औसत वार्षिक वृद्धि का 7% कर दें, तो इनमें से 198 कंपनियां कट ऑफ तक पहुंच जाएंगी। मध्यम PE रेशियो। ग्राहम अनुशंसा करते हैं कि उन स्टॉक्स तक सीमित रहें जिनका वर्तमान भाव बीते 3 वर्षों की औसत आय से 15 गुना से ज्यादा ना हो। अविश्वसनीय रूप से आज वॉल स्ट्रीट की प्रचलित परिपाटी है कि शेयरों का मूल्यांकन करने के लिए इसके वर्तमान भाव को ऐसी चीज से विभाजित किया जाता है
जिसे नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स कहते हैं। इससे वो मिलता है जिसे कई बार द फॉरवर्ड पीई रेशियो भी कहा जाता है। ज्ञात वर्तमान भाव को भविष्य की अज्ञात आय से विभाजित करके पीई रेशियो निकालना बेतुकी बात है। मनी मैनेजर डेविड ड्रेमैन ने दर्शाया कि लंबे समय में वॉल स्ट्रीट की 59% आम आय भविष्यवाणियां लज्जाजनक रूप से बड़े अंतराल से चूक जाती है, जिनमें वास्तव में रिपोर्टेड आय से कम 15% तक कम या ज्यादा आकलन होता है। इन अदूरदर्शी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी के आधार पर आने वाले वर्ष के लिए अपने पैसे का निवेश करना उतना ही जोखिम भरा है जैसा कानूनी रूप से नेत्रहीनों के लिए किसी तीरंदाजी टूर्नामेंट में लक्ष्य भेद बिंदु को स्वेच्छा से पकड़ना। इसकी जगह खुद ही शेयर के प्राइस अर्निंग रेशियो की गणना करें। वर्तमान भाव को बीते 3 वर्ष की औसत आय से विभाजित करने के ग्राहम के फॉर्मूले का प्रयोग करें। 2003 की शुरुआत में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 इंडेक्स के जितने स्टॉक का मूल्य उनकी 2000 से लेकर 2002 तक की औसत आय से 15 गुना से ज्यादा नहीं था। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार ग्राहम की जांच में प्रचुर मात्रा में कुल 185 कंपनियां उत्तीर्ण होती हैं। मध्यम प्राइस टू बुक रेशियो। ग्राहम 1.5 से ज्यादा के रेशियो ऑफ प्राइस टू एसेट्स या प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की अनुशंसा नहीं करते। हाल के वर्षों में कंपनियों के मूल्य का बड़ा अनुपात फ्रेंचाइजी, ब्रांड नेम, पेटेंट और ट्रेडमार्क जैसी अमूर्त संपत्ति से आया है। चूंकि ये कारक अधिग्रहण के साथ मिली साख बुक वैल्यू की मानक परिभाषा से अलग हैं, इससे अधिकांश कंपनियां आज ग्राहम के दिनों से प्राइस टू बुक गणकों से अधिक भाव पर हैं। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार S&P 500 में से 123 कंपनियों या 4 में से 1 का भाव अपनी बुक वैल्यू से 1.5 गुना से नीचे है। 273 कंपनियों या इंडेक्स का 55 का प्राइस टू बुक रेशियो 2.5 से कम है। ग्राहम के उस सुझाव का क्या होगा कि आप पीई रेशियो को प्राइस टू बुक रेशियो से गुणा करें और ये देखें कि ये परिणाम संख्या 22.5 से नीचे है या नहीं। मॉर्गन स्टैनली के डेटा के आधार पर S&P 500 में से कम 142 स्टॉक्स 2003 की शुरुआत में इस जांच को पास कर जाते, जिसमें डाना कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम्स, सन माइक्रो सिस्टम्स और वॉशिंगटन म्यूचुअल शामिल हैं। अतः ग्राहम का मिश्रित गुणक यानी कि ब्लेंडेड मल्टीप्लायर अभी भी उस शुरुआती स्क्रीन पर उचित भाव वाले स्टॉक्स की पहचान करने का काम कर रहा है। समुचित सावधानी। आप चाहे जितने भी रक्षात्मक निवेशक हों, शेयर चुनने के आपके कार्य को न्यूनतम करने की ग्राहम की मंशा के मायने में कुछ ऐसे कदम हैं जिन्हें छोड़ना आपके लिए उचित नहीं होगा। अपना होमवर्क करें। www.sec.gov के EDGAR डेटाबेस के माध्यम से आपको किसी भी कंपनी की वार्षिक और तिमाही रिपोर्ट मिल सकती है। साथ ही वो प्रॉक्सी स्टेटमेंट भी तुरंत मिल जाता है जो मैनेजरों के वेतन, स्वामित्व और संभावित हित संघर्षों का खुलासा करता है। इसके कम से कम 5 वर्ष पढ़ने योग्य होंगे। पड़ोस में पड़ताल। quicktech.morningstar.com, finance.yahoo.com और www.quicken.com जैसी वेबसाइट्स आपको बता देगी कि कंपनी के कितने प्रतिशत शेयरों का स्वामित्व संस्थानों के पास है। 60% से अधिक कुछ भी बताता है कि शेयर कदाचित अनदेखा नहीं होगा और संभवतः अत्यधिक खरीदा गया होगा। जब बड़े संस्थान बिकवाली करते हैं तो वे बिल्कुल एक साथ बेचते हैं, जिसके शेयरों के लिए विनाशकारी परिणाम होते हैं। कल्पना कीजिए कि सभी रेडियो सिटी रॉकेटीज लुढ़कते हुए मंच के किनारे पर आ जाएं, तो आप समझ जाएंगे। ये वेबसाइट्स आपको ये भी बताएंगी कि सबसे बड़े स्टॉक स्वामित्व किसके पास हैं। यदि वे मनी मैनेजमेंट फर्म्स हैं जो आप ही की शैली में निवेश करती हैं, तो ये अच्छा संकेत है।